नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास महाराणा प्रताप, भाग 1। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रथम परिच्छेद, राज सिंहासन। मुसलमानों के शासनकाल में जिन वीरों ने अपने सर्वस्व का बलिदान करके अपनी जाति, धर्म, देश और स्वतंत्रता की रक्षा की, उनमें अधिक संख्या राजपूत वीरों की ही देख पड़ती है। जैसे मुसलमानों की दुर्दम शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए ही उन वीर राजपूतों की शक्ति रेखा विधाता ने खींची हो। देव के काल्पनिक क्रम के भीतर जितनी मात्रा में बहिर्जात को सत्य का प्रकाश मिलता है, उतनी ही मात्रा में आध्यात्मिक गौरव की उज्ज्वलता भी प्रस्फुटित होकर हमारी मानस दृष्टि को आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर देती है। स्वतंत्रता की सिंहवाहिनी के इंगत मात्र से देश के बचे हुए राजपूत कुल तिलक वीरों की आत्मा होती जलती हुई चिताग्नि में अंगड़ित राजपूत कुल ललनाओं द्वारा उज्ज्वल सतीत्व रत्न की रक्षा तथा लगातार कई शताब्दियों तक ऐसे ही रक्तोष्ण शौर्य के प्रात्यहिक उदाहरण इन सजीव मूर्ति सत्य घटनाओं के अनुशीलन से वर्तमान काल की शिरश्चरण विहीन जल्पना मूर्तियां भारत के अशांत आकाश में तत्काल विलीन हो जाती हैं और उस जगह वह चिरंतर सत्य मूर्ति ही आकर प्रतिष्ठित होती हैं। तब हमें मालूम हो जाता है कि जातीय जीवन में सांस किस तरह जल रही है। वास्तव में उन वीरों के अमर आदर्श की जड़ भारतीय आत्माओं के इतने गहन प्रदेश तक पहुंची हुई है कि वहां उस जातीय वृक्ष को उन्मूलित कर इच्छानुसार किसी दूसरे पौधे की जड़ जमाना बिल्कुल असंभव अदूरदर्शिता की ही परिचायक कहलाती है। हम जिस समय का इतिहास लिख रहे हैं, उस समय भारत के सम्राट दिल्लीश्वरों व जगदीश्वरों व मुगल बादशाह अकबर थे। इनके पहले दिल्ली के सिंहासन पर जितने मुसलमान सम्राट बैठे थे, उनकी नीति हिंदुओं के प्रति, खासकर वीर राजपूतों के प्रति मुसलमान स्वभाव के अनुकूल प्रत्यक्ष विरोध करने वाली थी। परंतु सूक्ष्मदर्शी अकबर ने उस नीति को ग्रहण नहीं किया। साम्राज्य विस्तार की लालसा अकबर में उन लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी थी, परंतु ये उन लोगों की तरह दुश्मन को दबा कर न मारते थे। इनकी नीति थी मिलाकर शत्रु को अपने वशीभूत करना। इस नीति के बल पर इनको सफलता भी खूब मिली। प्रायः संपूर्ण राजपूताना इनके अधीन हो गया। उस समय जिस वीर महापुरुष ने अकबर का सामना किया, हिंदुओं की कीर्ति पताका मुगलों के हाथ नहीं जाने दी, आज हम उसी लोकोज्वल चरित्र महावीर महाराणा प्रताप सिंह की कीर्ति गाथा अपने पाठकों को भेंट करते हैं। उस समय भारतवर्ष में जितने माननीय क्षत्रिय वंश थे, उनमें सिसोदिया वंश विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आज भी इस वंश की इज्जत वैसी की वैसी ही है। इस वंश में किसी प्रकार से कलंक की कालिमा नहीं लग पाई। मुसलमानों के छाया स्पर्श से भी इस वंश वालों को घृणा थी और वे अंत तक दूध के धोए ही बने रहे। महाराणा प्रताप सिंह के पिता उदय सिंह अपनी छोटी रानी को और रानियों से ज़्यादा प्यार करते थे। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए मृत्यु के समय उदय सिंह ने उन्हीं के लड़के को राजगद्दी दी। उनका नाम जगमल था। उदय सिंह का यह कार्य नीति के खिलाफ हुआ, क्योंकि राजगद्दी के हकदार प्रताप सिंह थे, ये जगमल से बड़े थे। उदय सिंह के इस कार्य की प्रजाजनों में बड़ी समालोचना हो चली और भीतर ही भीतर वे लोग इस अनीति की निंदा करने लगे। वास्तव में प्रेम के वशीभूत होकर दायित्वपूर्ण उत्तराधिकार क्रम पर महाराणा उदय सिंह का इस तरह स्वेच्छाचार करना राज पद्धति के बिल्कुल विपरीत हुआ था। यह जहर फैलाता गया। धार्मिक विचारों से तो राज्य के अधिकारी प्रताप सिंह ठहरते ही थे। इसके अलावा प्रजाजनों का प्रेम भी उनके ऊपर बहुत ही गहरा था। प्रताप सिंह का दिल लुभा लेने वाला अकृत्रिम बर्ताव
प्रजाजनों को समदृष्टि से देखना, अपने को अपनी प्यारी प्रजा का सेवक समझना, देश और धर्म के नाम पर अपने सर्वस्व का त्याग, इस तरह के और भी अनेक सद्गुण उनमें थे। जगमल के राजगद्दी पाने पर और सभी लोगों को क्लेश हुआ, परंतु दृढ़व्रत प्रताप के चेहरे पर शिकन भी न पड़ी। वे पूर्ववत ही प्रसन्न रहते और जैसे स्नेह की दृष्टि से जगमल को पहले देखते थे, वैसे ही अभी भी देखते। महाराणा उदय सिंह का कार्य जिन राजपूत सरदारों को खटकता था, उनमें झालवाड़ के महाजन और चंदावत कृष्ण जी प्रमुख थे। प्रताप झालावाड़ महाराज के भांजे थे। अपने भांजे को अपने प्राप्य अधिकार से वंचित होते देखकर झालावाड़ नरेश से न रहा गया। उन्होंने कृष्ण जी के साथ अन्यान्य और सरदारों को एकत्र कर सलाह की और फिर राज्य की प्रजा का रुख देखा। कुमार प्रताप सिंह को उनका उचित अधिकार देने के लिए सब लोग उतावले हो गए और सबने महाराणा उदय सिंह की दुर्बलता की निंदा की। राज्य के सामंत सदस्यों और प्रजा समष्टि की राय के अनुसार प्रताप सिंह को गद्दीशीन करने की तैयारियां भीतर ही भीतर होने लगीं। जगमल का पक्षपात करने वाले गिने चुने लोग ही थे। इधर जिस मुहूर्त से राज्य का शासन भार जगमल के हाथ में आया, उसी मुहूर्त से उसे राजमत का भयंकर नशा हो गया। वह सीधे पैर न रखता था। स्वभाव का उद्दंड, राजनीति से अनजान, लोगों के स्वभाव से अपरिचित, लड़ाई के नाम से घना घबराने वाला महामूर्ख जगमल सभासदों को संतुष्ट न कर सकता था। उसके रूखे और अमानुषिक बर्ताव से सब लोग तंग आ गए। उसने भी शासन की बागदौड़ अपने हाथ में पाते ही अनियंत्रण का घोड़ा तेजी से बढ़ाया। फल यह हुआ कि अपने सवार को लेकर घोड़ा कुराह चलने लगा, कांटों और झाड़ियों में अड़ने लगा। जगमल की स्वतंत्रता ने घोर अत्याचार का रूप धारण किया। उससे सभासद, सरदार, राजपूतों के दिलों में सख्त चोट लगी। कुछ एक ने तो घबराकर राज्य में ही रहना छोड़ दिया। राज्य में इस तरह के उपद्रव देखकर स्वदेश के सहृदय भक्त प्रताप से न रहा गया। एक दिन वे जगमल के पास गए और बड़े स्नेहपूर्ण शब्दों में समझाते हुए कहा, जगमल, ईश्वर की इच्छा से आज तुम विशाल जनसमूह के शासक हो, लाखों मनुष्यों के भाग्य विधाता हो, परंतु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, अधिकार के माने से नहीं कि स्वेच्छाचार किया जाए। निरपराध मनुष्यों से तुम अपनी शक्ति की चाह तो देखो तो सही। तुम्हारे अनेक सभासद राज्य छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या अत्याचार करके तुम अपनी प्रजा को संतुष्ट करोगे? तुम्हें अपना स्वभाव बदलना चाहिए। समय बड़ा नाजुक है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारे राज्य का भविष्य फल बड़ा विषमय होगा। प्रताप की संवेदना सूचक उक्तियों से मदांध जगमल होश में नहीं आया, बल्कि उसने इसे अपनी राजसी शान के खिलाफ अपमान समझा। कड़क कर उसने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो सही, परंतु तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हें मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। तुम मेरी आज्ञा के अनुचर हो। मैं नादान नहीं हूँ और न किसी बनिए के घर से उठाकर लाया हूँ। महाराणा उदय सिंह का गोद लिया लड़का ही हूँ। राजा महाराजाओं के यहाँ का बर्ताव, उसके कार्य मुझे न सिखलाओ। पिताजी ने कुछ सोच समझकर ही मुझे राजगद्दी दी है। प्रताप, जगमल, जगमल, प्रताप, तुम महाराणा की शान के खिलाफ पेश आए हो। तुम्हें मैं इसका यथोचित दंड दूंगा। तुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जाने का प्रबंध करो। एक प्रकार के सम्मान के ज्ञान ने प्रताप की आंखों को बरबस झुका दिया। वे चुपचाप वहां से चल दिए। उस समय इधर उधर से कुछ नौकर प्रताप और जगमल की बातों को कान लगाए सुन रहे थे। जगमल की कठोर दंडाज्ञा को सुनकर सब चौंक उठे। यह सबको बुरा लगा। वे आपस में जगमल की नीचता की समालोचना करने लगे। धीरे धीरे फैलती हुई बात सरदारों के कानों तक पहुंची। उधर प्रताप ने किसी दूसरे से कुछ भी न कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, परंतु उनकी मुखाकृति उत्तरोत्तर गंभीर होती गई, जैसे प्रभात के सूर्य रश्मि पर मेघों की छाया आ पड़ी हो।
प्रताप अपने अश्वागार में गए और घोड़े को कसने की आज्ञा दी। इधर सरदारों को जगमल की निष्ठुर आज्ञा का हाल मालूम होते ही सबके सब प्रताप को खोजने लगे। प्रताप नगर को पार कर कुछ दूर चले गए थे। उस एकांत स्थान में चंदावत कृष्ण ने प्रताप को पीछे से पुकारा। प्रताप ने भी घोड़े को रोक लिया। बहुत समझाने पर चंदावत कृष्ण के साथ लौटे। प्रायः सभी सरदार जगमल से नाराज थे। प्रताप के लौटने पर चंदावत कृष्ण ने जगमल की नीचता का प्रमाण पेश करते हुए उसे राज्य संचालन करने के अयोग्य ठहराया। गद्दी से उतार उस पवित्र सिंहासन पर शिशोदिया कुल सूर्य पावन चरित्र महाराणा प्रताप सिंह को बैठाया और उनकी अधीनता में रहकर राज्य का संचालन और अपनी जाति धर्म और देश की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। सब सरदारों ने एक स्वर से महाराणा प्रताप सिंह की जय घोषणा की। महाराणा प्रताप सिंह के शासन भार ग्रहण करने का संवाद पा राज्य के समस्त प्रजा को हर्ष हुआ। सब लोग अपने नवीन महाराणा को अनेक प्रकार की भेंट देते हुए अपने हृदय की निश्चल सेवा की सूचना देने लगे। महाराणा प्रताप के राज सिंहासन पर बैठते ही मानो राज्य के शरीर में एक नवीन जीवन का संचार हो गया। चारों ओर सजीव स्फूर्ति का कलरव होने लगा। द्वितीय परिच्छेद शक्ति सिंह। शक्ति सिंह प्रताप के ही छोटे भाई थे, परंतु शक्ति सिंह और प्रताप सिंह की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों एक ही वायुमंडल में पले और एक ही पिता के पुत्र थे, फिर भी अलक्ष्य अदृष्ट की माया से दोनों स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। प्रताप की उदार और गंभीर प्रकृति पाठकों को मालूम हो चुकी है। शक्ति सिंह उद्दंड, हठी, खूनी स्वभाव के मनुष्य थे। प्रतिहिंसा का सजीव पुतला इन्हें कहिए तो अतिशयोक्ति न होगी। इनमें दोष जो था वह यही था, अन्यथा वीर वे प्रताप की ही तरह थे। भय किस चिड़िया का नाम है वह ये न जानते थे। कठिन से कठिन संकट में भी उन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जब वे भूमिष्ठ हुए तब इनकी जन्म कुंडली तैयार करने वाले पंडित ने इनके स्वभाव में एक बहुत बड़ा दोष बतलाया। कहा कि इनमें स्वजन घात आ लगा है, कभी न कभी सगे संबंधियों से इनका बैर होगा और उस शत्रुता का परिणाम इनके कारण बड़ा भयानक होगा। यह उनके पीछे अपने धर्म को, जाति को और अपने देश को भी भूल जाएंगे। पंडित की यह उक्ति सुनकर महाराणा उदय सिंह और उनके सभासद बहुत घबराए। बालिक के भविष्य का हाल सुनकर सब मन ही मन तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। लोगों ने यह निश्चय किया कि इस समय हम राजपूतों से मुसलमानों की जैसी चल रही है और दूसरे कुलागार राजपूत जिस तरह अपने धर्म और स्वदेश प्रेम से संबंध तोड़ अपनी बेटियों की भेंट लेकर मुसलमानों से मिल रहे हैं, अपने देश का सत्यानाश करते हुए जरा भी संकोच नहीं करते, अपने स्वाधीन राजाओं से लड़कर मुसलमानों के गुलाम बना रहे हैं, अपनी सी हालत सबकी कर देने पर तुले हुए हैं। यह सब देखते हुए जान पड़ता है कि पीड़ित मेवाड़ के साथ यह शक्ति सिंह भी वैसा ही बर्ताव करेगा। यह सोचकर सरदार राजपूत बहुत घबराए। अभी तक सैकड़ों बार भीषण कष्ट झेलकर भी मेवाड़ की कीर्ति पताका भूल स्थित नहीं हुई थी। चित्तौड़ का ध्वंस हो चुकने पर भी विजय लक्ष्मी वीर राजपूतों के हो हाथों में ही रही। सैकड़ों वर्षों से लगातार युद्ध करते हुए भी राजपूतों की बाहें कमजोर न पड़ी थीं। वे शत्रु से न घबराते थे, न घर पर फूट ही उन्हें बड़ा भय था। कारण कि वे धोखा देना न जानते थे, इसलिए धोखा खाना भी उन्हें प्रकृति के खिलाफ जच रहा था। उन दिनों भारत शस्त्र कानून का शिकार न हुआ था। उस पराधीन हालत में भी लोग तलवार, भाला, बर्छी आदि तेज हथियार बड़ी शान से बांधते थे। लोगों को सैनिक शिक्षा भी काफ़ी दी जाती थी। पटेबाजी और तलवार भालों की मार हर एक को सिखलाई जाती थी। क्षत्रिय तो कभी बचते ही न थे।
बल्कि अपनी बहु बेटियों और प्यारी जन्मभूमि की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने भी वेद पाठ और शास्त्राध्ययन को छोड़कर तलवार ग्रहण करना उचित और अपना परम धर्म समझा था। उस संघर्ष काल में जबकि मुगल राज्य के शासित प्रदेश वाले ब्राह्मण भी अस्त्र शिक्षा अपना धर्म मानते थे, जो वीर चिरकाल से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते आ रहे थे, उन राजपूत क्षत्रियों की शस्त्र शिक्षा के संबंध में तो अधिक लिखना ही व्यर्थ है। वे बाल्यकाल से सब प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग सीखते थे। बालक गोरा अपनी अद्भुत वीरता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध ही है। अस्त्र शिक्षा स्वजातीय कौशल बचपन से ही प्रताप और शक्ति सिंह को सिखलाया गया था। जब शक्ति सिंह की उम्र 5 साल की थी, उस समय एक नई घटना हुई, जिसे देखकर उदय सिंह और उनके दरबार के सामंत सरदार कांप गए। बात यह थी कि उस समय एक नई तलवार बनवाई गई। तलवार विशेष आज्ञाक्रम के अनुसार बनाई गई, यानी बाजारों में बिकने वाली उन दिनों की तलवारों से उसमें विशेषता थी। जब वह बन गई तब उसकी धार की मामूली सी परीक्षा करने की बातचीत होने लगी। किसी ने कहा सूत का लच्छा काटकर धार की परीक्षा ली जाए, किसी ने कहा नहीं, एक बड़ी सी मछली रस्सी से बांधकर लटका दी जाए और तब परीक्षा हो कि तलवार के एक ही वार से मछली कटती है या नहीं। किसी ने कहा नहीं, गेंडे के पुट्ठे पर वार करके देखा जाए। किसी ने कहा यह भी ठीक नहीं, लोहे का सीखचा काटकर देखिए। वीरों में परस्पर जब इस तरह की कल्पनाएं लड़ रही थीं, उस समय महाराणा उदय सिंह की बगल में 5 वर्ष का बालक शक्ति सिंह भी खड़ा यह कौतुक देख रहा था। उसकी नसों में उत्तेजित रक्त धारा बह चली। बालक की मुखाकृति गुस्से में बदल गई। आवेश में आकर उसने कहा, सूत के लच्छे आदि काटने की क्या ज़रूरत है? यह देखो, तलवार की अभी मैं परीक्षा करता हूँ। इतना कहकर उसने तलवार उठा ली और अपनी एक अंगुली पर एक ऐसा निर्मम वार किया कि अंगुली कट गई। उससे खून का फव्वारा छूटने लगा। लोगों ने देखा कि इतने कष्ट में भी बालक शक्ति सिंह के मुख पर कष्ट के भाव की झलक न आई। औरों की तरह वह भी चुपचाप अपनी अंगुली से बहते हुए खून की ओर एक दृष्टि देख रहा था। महाराणा उदय सिंह तो स्तब्ध रह गए, जैसे काठ मार गया। और लोग भी देखकर दंग रह गए। बच्चे की जन्म कुंडली की बात प्रत्यक्ष चित्र की तरह लोगों के सामने आ गई। यद्यपि शक्ति सिंह का यह कार्य उसकी वीरता का द्योतक था, तथापि प्रसन्नता के बदले भविष्य के किसी कठोर कार्य का स्मरण करके उसके मुखमंडल मलिन पड़ गए। महाराणा उदय सिंह ने बालक के वध की आज्ञा दी। राजाज्ञा की प्रतिकूलता अथवा शक्ति सिंह को बचाने के लिए कुछ कहने की किसी की हिम्मत न पड़ी। सब लोग चित्र की तरह खड़े देखते रहे। जब घातक शक्ति सिंह को वध भूमि की ओर ले चलने पर तैयार हुआ, तब सालुम्बा सरदार के हृदय में शक्ति सिंह को देखकर दया आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराणा से प्रार्थना की, महाराज, बालक निर्दोष है, परंतु मैं महाराज की आज्ञा की प्रतिकूलता नहीं करना चाहता। केवल एक प्रार्थना है, महाराज उसे पूरा करें। अब तक महाराजा की छत्र छाया में रहकर अनेक प्रकार के सुखोपभोग में मैंने किए हैं। मेरी कोई भी इच्छा महाराज की कृपा से अपूर्ण नहीं रही। आज एक और अभिलाषा हृदय में उठ रही, महाराज उसे भी पूरा करें। उदय सिंह कुछ देर तक एक दृष्टि से सालुम्बाधिपति को देखते रहे। उस करुण मुहूर्त में सालुम्बाधिपति जैसे उनके प्रिय पात्र किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यह उनकी समझ में न आया। स्नेहपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा, सालुम्बाधिपति, इतनी उलझनदार प्रार्थना किस कोटि की होगी यह सोचकर भी न समझ पाया। आप खुलकर कहें। आप जैसे राज्य के शिरोमणि सरदार की प्रार्थना अवश्य ही पूरी की जाएगी। उदय सिंह को इस प्रकार वचनबद्ध होते हुए देखकर सालुम्बाधिपति को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रार्थना की जो रुकावटें थीं वे भी न रहीं। उन्होंने विनीत शब्दों में कहा, महाराज, आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हैं। धन, जन, बल, वैभव, प्रभुता सब मुझे मिल चुकी है। कमी केवल एक बात की थी, जिसकी पूर्ति अब ईश्वर की इच्छा पर ही थी।
परंतु आज महाराज स्वयं ईश्वर के आसन से मेरी उस अपूर्णता को पूर्ण कर रहे हैं। मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि दुर्भाग्यवश मेरी कोई संतान नहीं है। आज जिस राजकुमार शक्ति सिंह को प्राणदंड की आज्ञा दी गई है, उसे ही मुझे पुत्र के रूप में महाराज दान देने की कृपा करें। चंद्रावत गोल का दीपक गुल हो रहा है, इस बालक के द्वारा महाराज उसकी ज्योति बढ़ावें। मैं इसे ग्रहण कर पूर्वजों की पिंडोदक क्रिया की रक्षा करूंगा। उदय सिंह सालुम्बाधिपत की प्रार्थना का अनुमान भी नहीं कर सके थे। उनके शब्दों को सुनते ही इनके हृदय को बड़ा क्षोभ हुआ। जिस कांटे को राजपूतों के सिसोदिया वंश वृक्ष से निकाल देने के लिए उन्होंने अपनी राजसत्ता का सबसे बलवान प्रयोग किया था, वह कांटा रह ही गया। क्षत्रियों का सर्वस्व चाहे नष्ट भ्रष्ट हो जाए, परंतु वे अपने अमूल्य शब्दों की अवश्य रक्षा करते हैं। यह धार्मिक विचार महाराज की राजशक्ति का विरोध कर हृदय में प्रबल भावी विपद की सूचना देने लगा। महाराज सहम गए, परंतु लाचार थे। तत्काल उन्होंने दंडाज्ञा वापस ली। शक्ति सिंह के प्राणों की रक्षा हुई। उन्हें सालुम्भादीप अपने यहाँ ले गए और धर्मपुत्र की तरह उनका पालन पोषण बड़े आदर यत्न से करने लगे। विधाता की प्रगति का निर्णय करना बड़ा कठिन हो गया है। उसी की इच्छा से वृद्ध सालुम्बाधिप के एक पुत्र हुआ। जब से इस बालक का जन्म हुआ, तब से ये एक विशेष चिंता में पड़ गए। इनकी संपत्ति पर धार्मिक दृष्टि से उस सद्य प्रसूत बालक का ही अधिकार था। उधर शक्ति सिंह को विख्यात महाराणा के वंश से अपने पुत्र के रूप में वह पहले ही ले चुके थे। यदि पुत्र को संपत्ति का अधिकार बनाया जाए तो शक्ति सिंह को साधारण सी संपत्ति का कितना अंश देना उचित होगा, उतने में शक्ति सिंह को संतोष होगा या नहीं, इस तरह की भावना में उनकी मानसिक परिस्थिति चंचल रहा करती थी। दूरदर्शी प्रताप सिंह को भी सालुम्बाधिप के मानसिक विक्षेप का कारण मालूम हो गया। शक्ति सिंह के संबंध में उनके जन्म पत्रिका काल में जो कुछ कहा गया था उसे भी जानते थे, परंतु इस स्थल में उन्होंने शक्ति सिंह के गृह विरोध की चिंता नहीं की। सालुम्बाधिप के मन की चंचलता को दूर करने के लिए उन्होंने शक्ति सिंह को अपने पास बुला लिया। दोनों भाई आनंदपूर्वक एक ही महल में रहने लगे। कहानी के अगले भाग जल्दी ही चैनल पर आएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।